जय हिंद। पिछली क्लास में हमने बात किया था तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारे कहाँ बनते हैं, विरल गैस क्या चीज़ है, नेबुला क्या चीज़ है। ठीक है। और यदि हमने बात किया था चंद्रशेखर सीमा के मान की, यानी कि चंद्रशेखर सीमा कोई भी सीमा, यानी कि चंद्रशेखर सीमा मैं बता दूं आपसे, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.44 हमने बात किया था, यानी कि चंद्रशेखर सीमा यानी 1.44 से यदि कोई तारा जो है 1.4 से अधिक है तो वह क्या बनता है। यदि कोई 1.44 से यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से कोई तारा अधिक है तो वो क्या बनता है। यदि कोई तारा जो है सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से कम है तो वह कौन से स्टेज पर जाता है। हमने ये भी बात की थी कि अगर कोई जो है तारा जो है पहले जो है लाल दानव बनता है, लाल दानव के बाद अगर चंद्रशेखर सीमा यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तो वह अभिनव तारा बनता है, और जब अभिनव तारा में विस्फोट होता है तो वह 4 स्टेज में टूट जाता है। यानी कि 4 स्टेज जो कि मैंने आपसे बताया था, न्यूट्रॉन तारा बनता है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है और ब्लैक होल के बारे में हमने बात कर लिया था। ठीक है। सबसे तेज घूमने वाले तारे क्वेसर और पल्सर है, जबकि सबसे सुस्त तारा जो है न्यूट्रॉन तारा है, जबकि सबसे बड़ा तारा होता है और जो कि सबसे सुस्त तारा होता है वो न्यूट्रॉन तारा होता है। ब्लैक होल के बारे में हमने बात किया था कि सबसे अधिक घनत्व वाला तारा अगर कोई है, सबसे जो है छोटा आयतन, सबसे आयतन जिसका सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में हमने भी आपसे विस्तृत रूप से बात किया था पिछली क्लास में। यदि किसी ने अगर जो है ब्लैक होल के बारे में यदि आपको जानना है तो मेरी पिछली क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है ब्लैक होल के बारे में। ठीक है। उसके बाद जो है अगर कोई जो है चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.44 से सूर्य के द्रव्यमान यानी कि सूर्य के द्रव्यमान यानी 1.44 या सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से यदि कोई तारा कम है तो वह श्वेत वामन बनता है, और श्वेत वामन के बाद वो बनता है काला वामन। यानी कि श्वेत वामन उसी को उस समय हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारे के बाद जो है तारा जो है वो काला वामन बन जाता है, जहाँ पर जो है तारे का जो है समाप्त हो जाता है और वह काले के पिंड के रूप में जो है ब्रह्मांड में घूमने लगता है। ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर लिया था। हमने ये भी बात किया था कि फादर ऑफ जियोग्राफी जो है इरेटोस्थलीज और फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी जो है वो कैटियस है। इनके बारे में हमने बात कर लिया था पिछली क्लास में। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, जो कि कुछ चीज़ें रह गई थी तारों के बारे में, वो आज मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको बताता चलूंगा कि क्या रह गया था। ठीक है। तारों का पृष्ठ तापमान जो रह गया था उसके बारे में हम बात कर लेंगे अभी। ठीक है। तारों का पृष्ठ तापमान, तारों का पृष्ठ, तारों का पृष्ठ तापमान। ठीक है। ये तारों के पृष्ठ तापमान की बात हम कर लेंगे। यदि कोई तारा जो है लाल दिखाई दे रहा है तो वह उसका टेम्परेचर उस समय क्या रहा होगा। कोई तारा अगर सफेद दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या है, और यदि कोई तारा हमको नीला दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है। ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्या नाम है कि कभी कभी हमको जो है आसमान में यदि हम देखते हैं तो हमको अधिकतर तारे जो है वो नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो है नीले रंग का प्रकाश जो है वो, क्योंकि जो अधिकतर तारे जो है वो नीले रंग के हैं। क्यों? और क्योंकि जो है लाल और सफेद अगर तारा हमको देखना है तो वह इतनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है कि हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हमको टेलीस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो यदि हम बात करें आपसे पहले, अगर आपसे पूछे कि कोई तारा अगर लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा। यदि कोई तारा सफेद रंग का दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा। यदि कोई आपको तारा नीला रंग का दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है। तो यदि कोई तारा आपको अगर लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर जो होगा वो उसको बोलते हैं, उस समय उसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर तारा सफेद रंग का दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, मीडियम होगा। ठीक है। उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा, मीडियम होगा। यदि कोई तारा आपको जो है नीला रंग का दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए लीजिए कि उस समय उसका जो है तापमान क्या है, बहुत हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उसका तापमान अधिक होगा। ठीक है। तो आज से जो है अगर आप आसमान की तरफ नजर उठाएं तो आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा कि कोई तारा लाल रंग का तो नहीं दिखाई दे रहा है। यदि कोई तारा सफेद रंग का आप दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका तापमान क्या होगा, मीडियम होगा। और यदि कोई तारा आपको नीला रंग का दिखाई दे रहा है तो वो तारा क्या होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताप होगा, बहुत ज्यादा हीट होगी या बहुत ज्यादा टेम्परेचर
होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि यदि कोई तारा लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर उस समय नॉर्मल होगा, यदि कोई तारा आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर उस समय मीडियम होगा, यदि कोई तारा आपको नीला रंग का दिखाई दे रहा है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो जब नीले रंग के जब तारे का जब नीला रंग होता है तो उस समय तारे का जो है टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। इस समय ये कहते हैं कि तारा क्या होता है, अपने युवावस्था में होता है। ठीक है, तब जो है तारे का रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है। ठीक है, जब धीरे धीरे तारा जब बूढ़ा बूढ़ा है यानी कि जो है अपने जो है मृत्यु के नजदीक जाने लगता है तो उस समय तारे का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और अंतिम बार लाल जो है तारा किस रंग का हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। ठीक है, इसी को जीवाश्म तारा बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जीवाश्म तारा क्या चीज होता है। ठीक है, यही अंतिम बार जब सफेद रंग का दिखाई देता है तो इसी को बोलते हैं जीवाश्म तारा, और उसके बाद क्या बन जाता होगा, ब्लैक वामन बन जाता है। ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ, या हिंदी में बोलते हैं तो क्या, काला वामन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद हम ये पिछली क्लास का जो तारों के बारे में मैंने बताया था उसमें से कुछ चीज़ें ये रह गई थी तो मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक, अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखिए, इसके लिए बहुत से सिद्धांत दिए गए। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे और ब्रह्मांड है क्या चीज। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने से पहले मैं आपसे ये कहूँ कि थोड़ा बहुत ये जान लीजिए कि ब्रह्मांड जो है क्या चीज है। ठीक है, ब्रह्मांड है क्या। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बात करूँ कि एक छोटा सा अणु, यानी कि इस पृथ्वी के छोटे से अणु से लेकर के, ठीक है, पृथ्वी के छोटे से अणु से लेकर के, छोटे से अणु से लेकर के विशाल विशाल आकाश गंगाओं के समूह। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि छोटे से अणु यानी कि इस पृथ्वी के छोटे से अणु से लेकर के जो है ब्रह्मांड में समाहित विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये सरल भाषा में आपको मैंने समझाया कि सरल भाषा में जो मैं बता सकता था आपको कि एक छोटे से अणु से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं, यानी कि एक जो है ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो उस छोटे से अणु आप समझ सकते हैं, एक छोटे से मॉलिक्यूल से लेकर के एक विशाल आकाश गंगा, जो विशाल आकाश गंगा है उन सब में जो सारे के सारे जिसमें समाहित है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को एक तरीके से आप ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक थाली में अगर आप जो है अपनी थाली जिसमें आप खाना खाते हैं उस थाली में आपने जो है चावल भी रख रखा है, उसमें आपने जो है दाल भी डाली हुई है, उसमें आपने सब्जी भी डाली हुई है और एक किनारे पे आपका जो है अचार भी रखा हुआ है। ठीक है, तो उस थाली के अंदर आपने जो है इतनी सारी चीजें को जो है क्या कर रखा है, समाहित कर रखा है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दाल, ये चावल, ये सब्जी और ये अचार जो है किसके अंदर है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे किसके अंदर है, थाली के अंदर है। तो उसी प्रकार से अणु से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं के समूह जिसके अंदर समाहित है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ये सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, हाँ, अगर आप वैसे अगर किताबों में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पैरा में जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताया गया कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण से लेकर के किस तरीके से बृहत्तम क्या नाम आकाश गंगा के बाद ग्रहों के बाद ग्रहों के बारे में किस तरीके से बता करके जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत 2 शब्दों में सिर्फ छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। बस इतना ही याद रखिए कि छोटे से अणु से लेकर के विशाल ब्रह्मांड में जो है विशाल आकाश गंगाएं जितनी भी है उन आकाश गंगाओं के समूह यानी कि 100 अरब आकाश गंगाओं का जो समूह है उस समूह को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रह्मांड की बात। ठीक, तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, छोटे से अणु से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत भी दिए गए।
ठीक है। तो ये दो चार वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए। उसमें से एक सिद्धांत जो है जो बहुत ज़्यादा जो है, जो आप कह सकते हैं जो है प्रमुख जो है सिद्धांत, जो उनमें से एक बिग बैंग थ्योरी जो है। ठीक है। तो इसमें से सिद्धांत और भी सिद्धांत आए, लेकिन जो है पहला सिद्धांत मैं बात करूंगा जिसको, उसको बोलते हैं बिग बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। इसी को अगर हिंदी में आप बोलें तो बोलेंगे महाविस्फोट। महाविस्फोट का सिद्धांत, इसे जो है जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। लेमेंतियर, जॉर्ज लेमेंतियर ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है। ये तो हो गया एक सिद्धांत जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बताता है। ठीक है। ऐसे ही और भी सिद्धांत दिए गए जिनको बोलते हैं, एक सिद्धांत था दोलन का सिद्धांत। दोलन, दोलन का सिद्धांत। ठीक। एक सिद्धांत था आपका स्थिति का सिद्धांत। ठीक है। स्थिति का सिद्धांत, स्थिति, स्थिति का सिद्धांत। ठीक है। ये सिद्धांत दिए तो जरूर गए, लेकिन उनको वह मान्यता नहीं मिली जो बिग बैंग थ्योरी को मान्यता मिली है। ठीक है। इसलिए इसके बारे में जो है ज़्यादा पूछता है, और इनके बारे में नहीं, बहुत कम पूछता है या ना ही पूछता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बता दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे जो है यह दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है। हालांकि ये दो सिद्धांत भी है और भी दिए गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। ठीक है। एक बिग बैंग थ्योरी तो दी गई अपनी तरफ से, जो है जॉर्ज लेमेंटियर की तरफ से दी ही गई है, लेकिन उसके अलावा भी है जो है दोलन का सिद्धांत और स्फीति का सिद्धांत दिया गया। ठीक है। तो अब अगर आप इसको जानना चाहें तो दोलन का सिद्धांत, अगर दोलन का सिद्धांत कहें किसने दिया था, तो ये दिया था इन्होंने दिया था, ये एलन संडेजा। ये थे एलन संडेजा, ये वैज्ञानिक हुए हैं, भूवैज्ञानिक। इन्होंने दिया था, एलन संडेजा ने सिद्धांत दिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, जिसका नाम था दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत एलन संडेजा द्वारा दिया गया था। ठीक है। स्फीति का सिद्धांत भी दिया गया था, इनका भी नाम था इनका नाम था गुथ, एलन गुथ, इनका नाम था एलन गुथ। ठीक है। जो स्फीति का सिद्धांत दिया इन्होंने दिया एवेलन गुथ। इसके देने वाले कौन थे? अवेलन गुथ। ठीक है। दोलन का सिद्धांत एलन संडेजा ने दिया था, स्फीति का सिद्धांत आपका अवेलन गुथ ने दिया था। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हमसे नहीं पूछता। ये मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि एक दोलन सिद्धांत भी दिया गया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, एक स्फीति का सिद्धांत भी दिया गया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। क्योंकि ये सर्व जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रूफेबल है, मान्यता प्राप्त है सबको, जो है बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा जो दी गई है, ये सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण अपने आप में स्थान रखती है। ठीक है। तो ऐसा क्या था बिग बैंग थ्योरी में जो अन्य सिद्धांतों में नहीं था? ऐसा उन सिद्धांतों में क्या कमी थी जो कि जॉर्ज लेमेंटियर के दिए हुए सिद्धांत में जो है पूर्ण हो गई, और जो है जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दी गए सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी को जो है सारे जो है भूवैज्ञानिकों द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हो गया। और उन उन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांत में ऐसी क्या कमी थी जो बिग बैंग थ्योरी के अंदर जो है समाहित हुई? ठीक है। उनका जो है सिद्धांत नहीं इतना जो है महत्वपूर्ण हो पाया, जबकि बिग बैंग थ्योरी क्यों इतनी जो है प्रचलित हो गई। तो आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग थ्योरी ने किस तरीके से सहयोग दिया, किस तरीके से हमें बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले तो मैं जॉर्ज लेमेंटियर जिन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया, उनके ही शब्दों में मैं आपको बताऊं, तो उनके ही शब्दों में समझाता चलूँ, उसके बाद मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा आपको। तो देखिएगा, आप चाहे उनके शब्दों में आप सही समझ पा रहे हैं या मेरे शब्दों में आप जैसे सही समझ पा रहे हैं, तो जैसा हो वैसा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो जब जॉर्ज लेमेंटियर अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जॉर्ज लेमेंटियर कहते हैं कि जो ब्रह्मांड जो है वो सबसे पहले एक अग्निपिंड का गोला था। ठीक है। आप कह सकते हैं इस तरीके से, कोई आग का गोला था। ब्रह्मांड क्या था? कोई आग का गोला था, इस तरीके से।
ठीक है, ये आग का गोला था। जब इस आग के गोले में कुछ समय के बाद बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, यानी कि यह फूट जाता है, विस्फोटित हो जाता है इस तरीके से। तो जब विस्फोटित हो जाता है ये, तो ये छोटे छोटे तारों में टूट जाता है इस तरीके से। ठीक है, जब ये छोटे छोटे तारों में टूट जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, तो ये छोटे छोटे तारे कुछ समय बाद इन तारों में भी जो है तीव्रतम विस्फोट होता है, तीव्रतम विस्फोट होता है इन तारों में भी। जब इन तारों में तीव्रतम विस्फोट होता है तो ये बनते हैं क्या, आकाश गंगा। ये छोटी छोटी आकाश गंगाओं में टूट जाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी आकाश गंगाओं में इस तरीके से टूट जाते हैं, और इन आकाश गंगाओं में जब विस्फोट होता है तो ये छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। ग्रहों के बाद उपग्रह, और फिर उसके बाद जो है जॉर्ज लेमेंटियर कहते हैं कि फिर इन ग्रहों में जब विस्फोट होता है कुछ समय के बाद, तो इन ग्रहों से क्या बनते हैं, उपग्रह बन जाते हैं, छोटे छोटे उपग्रह बन जाते हैं। और जब उन उपग्रहों में भी विस्फोट होता है तो उनका पिंड बनते हैं, क्षुद्र ग्रह बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी को जो है स्टैब्लिश जो है अपना डिस्क्राइब किया, इस तरीके से जो है बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या की थी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने एक बार फिर समझा दूंगा आपको। तो जॉर्ज लेमेंटियर ने कहा सबसे पहले क्या था, बिग बैंग थ्योरी जो है, ब्रह्मांड क्या था, ब्रह्मांड एक अग्निपिंड था। ठीक है, जिसका द्रव्यमान जो है, जिसका आयतन बहुत ही सूक्ष्म था, क्योंकि जिसका घनत्व सबसे ज्यादा अधिक होगा, क्योंकि घूमते 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 कोई भी पिंड जो है बहुत तेजी के साथ जब घूमता है तो क्या होता है, धीरे धीरे संकुचित होता रहता है, और उसका क्या होता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक, लेकिन आयतन क्या होता है, कम होता रहता है। तो उसी प्रकार से बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने कहा कि कोई जो है ब्रह्मांड क्या था, शुरुआत में जो है एक अग्निपिंड था। ठीक है, जिसका आयतन बहुत ही सूक्ष्म था, लेकिन घनत्व और तापमान क्या था, अनंत था, यानी कि बहुत अनंत था, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। इतना टेम्परेचर था और इतना जो है घनत्व इसके अंदर था। ठीक है, घनत्व के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है कि घनत्व को अगर आपको समझना है तो घनत्व आप पिछली क्लास देखिएगा, उसमें समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस जो है बहुत ज़्यादा घनत्व और बहुत अनंत घनत्व और अनंत तापमान होने के बाद क्या हुआ, इसमें कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोटित हो जाता है तो ये छोटे छोटे क्या होता है, तारों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये तारे बनते हैं, और जो कुछ समय के बाद जब तारों में विस्फोट होता है तो ये आकाश गंगाएं बन जाती हैं, और जब आकाश गंगाओं में विस्फोट होता है तो ग्रह, और ग्रहों में जब विस्फोट होता है तो उपग्रह। इसी तरीके से आगे मैं बात करता हूँ, तो उपग्रहों में जब विस्फोट होगा तो उल्का पिंड, उल्का पिंडों में से आपका जो है क्षुद्र ग्रह वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो है जॉर्ज लेमंतियर ने इस तरीके से पूरी थ्योरी दी थी। ठीक, लेकिन अगर आपको सरल भाषा में मैं समझाऊं तो आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, ये सिद्धांत अगर आपको समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप मेरा सिद्धांत वो सॉरी मेरा जो है समझाने के तरीके से आप समझ सकते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या चीज़ है। तो मान लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या था, एक लड्डू था। ऐसे लड्डू है, ये बुनिया है समझ लीजिए, एक छोटा छोटा। ठीक है, ये एक लड्डू है। ठीक, लड्डू अगर मैं आपसे कहूँ कि लड्डू लड्डू ना होने से पहले क्या था, जी जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर लड्डू मैं कहूँ, लड्डू लड्डू ना होने से पहले क्या था, तो जाहिर सी बात है वो छोटे छोटे क्या था, बुनिया जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे क्या थे, दाने, छोटे छोटे दानों के रूप में था। ठीक है, उन दानों में जब हम चाशनी डालते हैं, यानी कि उस शक्कर जो है चीनी का घोल जब हम उसके अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, अ, उनका क्या हो जाता है, आपस में जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तब जा करके वो क्या बन जाते हैं, लड्डू बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बहुत ढेर सारी बुनिया, उसको हम भोजपुरी में बोलते हैं बुनिया, यानी कि जो है ढेर सारी बुनिया को जब एक जगह इकट्ठा करके उसको आकार दे दिया जाता है, गोल आकार दे दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, लड्डू। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, एक एक बुनिया को अगर हम अलग कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, दाना। उसको क्या बोलेंगे, दाना। लेकिन उन दानों को जब हम ला करके इकट्ठा कर देंगे और उसको एक आकार दे देंगे, गोल आकार दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, लड्डू। ठीक है, और भी उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे कि ये लड्डुआ को फोड़ दीजिए आप, ये लड्डू को आप क्या कीजिए, फोड़ दीजिए। तो ये जब आप फोड़ेंगे तो ये छोटे 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 इस तरीके से जो है, छोटे 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 इस तरीके से टुकड़ों में टूट जाएगा। जाहिर सी बात है इस तरीके से फूटेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक एक दनवा अलग हो जाए, तो अब एक एक दनवा नहीं ना अलग होगा, तो यानी कि मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से टूटेगा, किसी में 4 दाना चिपका होगा, किसी में 5 दाना चिपका होगा, किसी में 8 दाना, किसी में 9 दाना। ठीक है, तो इसी को समझ लीजिए, ये था आपका अग्निपिंड। ठीक है, यही मान लीजिए ये जो लड्डू है इसको हम मान लेते हैं अग्निपिंड, इसको मान लेते हैं हम अग्निपिंड था। ठीक है, जिसका क्या था, आयतन तो बहुत छोटा था, लेकिन घनत्व और क्या नाम है कि ताप क्या था, अनंत था। इसका मान लीजिए आप घनत्व और ताप जो है बहुत अनंत था उस लड्डू के अंदर जो है। जाहिर सी बात है कि बहुत ढेर सारे जो है जा आकर के जो है
जो है उसके दाने जो है एक साथ इकट्ठा होंगे तब जाके कहीं लड्डू बनता है। तो जब उस लड्डू को हम कहे कि आप फोड़ दीजिए, तो जब इस लड्डू को फोड़ा गया तो अब ये लड्डू क्या बन जाता है, इसको हम मान लेते हैं तारे। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बुनिया जो है अलग हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं तारा। ठीक है, अब इन तारों को भी जो हम डिस्क्राइब करेंगे, दूर दूर करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब मान लीजिए उस बुनिया में भी हम जो है अलग अलग कर दिए, तो इसी को हम मान लेते हैं ये आकाशगंगा बन गई। ठीक है, आकाशगंगा बन गई, आकाश आकाशगंगा। ठीक, अब इसी आकाशगंगा में और थोड़ा सा हम और थोड़ा सा उसको काटे पीटेंगे और थोड़ा सा दूर दूर करेंगे, तो मान लीजिए वो बन जाएगा ग्रह। उसके बाद और थोड़ा सा दूर दूर करेंगे तो वो बन जाएगा उपग्रह। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या था, ब्रह्मांड क्या था, एक लड्डू था, लड्डू को जब हमने फोड़ा तो तारा बना, तारे को और जो है फोड़ा तो हमने क्या बना, वो आकाशगंगा बना, और आकाशगंगा को जब और फोड़ा हमने तो क्या बना, ग्रह बना। और जब ग्रहों को और तोड़ेंगे तो वो बनेंगे उपग्रह। उपग्रह जो है इस तरीके से क्या हो जाता है, आकार धीरे 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 अब क्या होता है, घटता चला जाएगा। तो पहले एक लड्डू था, लड्डू अब छोटा, लड्डू जब फूटा तो आकार क्या हो गया, घट गया। जब और तोड़ेंगे तो और आकार घट जाएगा, और तोड़ेंगे तो और आकार घटता चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, घटता हुआ क्रम होगा। जो मैंने जो बताया आपको थ्योरी, ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस तरीके से आप बिग बैंग थ्योरी को समझ सकते हैं, या इससे पहले जो मैंने बताया उस तरीके से अगर आप समझना चाहें तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इससे बढ़िया मैंने क्या क्या बताऊँ आपको कि बिग बैंग थ्योरी को समझने के इससे अच्छा तरीका और नहीं है। कि क्या था, ब्रह्मांड क्या था, एक अग्निपिंड था, यानी कि एक लड्डू था, लड्डू जब फूटा तो क्या बना, तारे बने, तारे को और फोड़ दिया तो हमने आकाशगंगा बन गया, आकाशगंगा को और फोड़ दिया तो वो क्या बन गए, ग्रह बन गए, ग्रहों को और फोड़ दिया तो उपग्रह बन गए। ठीक है, इस तरीके से जो हम बिग बैंग थ्योरी को समझ लिया आपने। ठीक है, ये तो थी जॉर्ज लेमनतियर द्वारा दी गई बिग बैंग थ्योरी। यही सिद्धांत जब जॉर्ज लेमनतियर ने सबके सामने रखा तो यह इतना प्रबल था कि सबको इसको मानना ही पड़ा। इस तरीके से हमको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या कैसे हुई है। ठीक है, अब हम जरा क्रम पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मांड के बाद हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, तो ये वेन डायग्राम है। ठीक, यहाँ मान लेते हैं हम ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर हम पढ़ेंगे आकाशगंगा है, आकाश, ये आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर हम पढ़ेंगे तारामंडल, तारामंडल। तारामंडल के अंदर हम पढ़ेंगे नक्षत्र, नक्षत्र। नक्षत्र के अंदर हम पढ़ेंगे सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर हमारा होगा सूर्य। ठीक है, ये पूरा क्रम होगा, यानी कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच और ये छः है। तो इस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए पूरी क्लास को चलेंगे। तो आज हमने ब्रह्मांड पढ़ लिया है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हमने जान लिया। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत आए थे, थोड़ा सा मैं रिवीजन आपका कराता चलूँ। तो दो जो है, एक तो बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो ठीक है, अभी मैं बिग बैंग थ्योरी को और डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक सिद्धांत था दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था, जो है एलन एलन संडेजा ने दिया था। ठीक है, और दोलन का सिद्धांत एलन संडेजा ने दिया था। उसके बाद एक स्फीति का सिद्धांत आता है। स्फीति का सिद्धांत अवेलन अवेलन गुथ ने दिया था। ठीक है, स्फीति का सिद्धांत अवेलन गुथ ने दिया था। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, बिग बैंग थ्योरी आपकी जो है जॉर्ज लेमनतियर ने दी थी। जॉर्ज लेमनतियर एक पादरी थे। ठीक है, उन्होंने दी थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, सबसे पहले एक ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था। अग्निपिंड में क्या होता है, कुछ समय बाद जिसका जो है घनत्व और तापमान क्या था, अनंत था, लेकिन आयतन क्या था, बहुत ही सूक्ष्म था। ठीक है, बहुत छोटा था, आयतन छोटा था, लेकिन क्या था, तापमान और घनत्व अनंत था। ठीक है, इसमें कुछ समय के बाद जो है विस्फोट होता है। तो विस्फोट होने के बाद तारे बनते हैं। तारों में जब तीव्रतम विस्फोट होता है तो आकाश गंगाएं बनती है, और आकाश गंगाओं में विस्फोट होता है तो ग्रह उपग्रह बनते हैं। ठीक है, ये तो था पूरा तरीके से आपने ब्रह्मांड को इस तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में कुछ और मैं बता दूं तो ब्रह्मांड का अगर विस्तार आपसे पूछा जाए, ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड का जो है, ब्रह्मांड का विस्तार, तो ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, तो ब्रह्मांड का विस्तार जो है 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, तो ब्रह्मांड का विस्तार है 10 की घात
8 प्रकाश वर्ष। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको और डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको क्रम पता रहे कि पहले क्या पढ़ना है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद तारामंडल, नक्षत्र, सौर, और उसके बाद सौरमंडल, और उसके बाद सूर्य, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्रम रहेगा और धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चलेंगे। इस तरीके से एस्ट्रोनॉमी पूरी क्लास जो है हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ब्रह्मांड को हमने पढ़ लिया। ब्रह्मांड के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है। ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब आप सोचते हो ये तो बहुत छोटा तरीके से आपने लिख दिया कि 10⁸ प्रकाश वर्ष। अरे तो मैं सीधे सीधे आपसे बात करूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको एक एक प्रकाश एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आप सोच रहे होगे ये क्या आप लिख रहे हैं कि एक प्रकाश वर्ष आपने लिख दिया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये कितनी दूरी हुई? कहाँ है इतना गुणा भाग, ये कहाँ पे जो है मैथमेटिकल जो है हम कैलकुलेशन करते घूमेंगे ताकि हम पता लगा सके कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी हुई, ठीक है। तो मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं, आपकी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं एक सरल भाषा में, तो एक प्रकाश वर्ष आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो कि एक प्रकाश वर्ष आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर, यदि यदि आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि आप देख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप एक साल एक साल तक लगातार चलते रहेंगे, तो जो एक साल बाद आपने जो दूरी तय की होगी उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब आप सोचिएगा बैठ करके कि ये दूरी कितनी हुई कि 3 लाख किलोमीटर। मैं घंटे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महीनों में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रति सेकंड की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक सेकंड में आपको 3 लाख किलोमीटर चलना है, और 3 लाख किलोमीटर आप एक साल तक लगातार इस स्पीड से चलेंगे, तब जाके आप एक प्रकाश वर्ष की दूरी को नापेंगे, एक प्रकाश वर्ष की दूरी को तय करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब आप सोच सकते हैं कि ये एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी है, तो ब्रह्मांड कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी जो है ये कितना बड़ा अपने आप में है। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्मांड अपने आप में इतना विस्तारित है, इतना विस्तारित है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है, ठीक है। ये एक अनुमान ही है, ठीक। अब हम बात करेंगे आकाशगंगाओं की। उम्मीद करता हूँ ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आकाशगंगा की। आकाश आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा एक क्या चीज है, ठीक। माना मैंने ये बना दिया। मैंने आपसे बताया कि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड क्या था? एक अग्निपिंड था। अग्निपिंड में जब विस्फोट हुआ तो वह तारे बने। तारे के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, ब्रह्मांड के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। और जब तारों में तीव्रतम विस्फोट होता है तो क्या बनती है? आकाशगंगाएं बनती हैं, ठीक है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 100 अरब आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा में 100 अरब 100 अरब तारे हैं, ठीक है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और सिर्फ एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि कितना बड़ा अपने आप में ब्रह्मांड है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है 10⁸
प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, मैं आपको रिपीट करा दूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और मैंने बताया था, जो सरल भाषा में बताया था, कि यदि आप एक प्रकाश वर्ष की दूरी को अगर नापना चाहें तो आप अपनी सोच से इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप 1 साल तक लगातार चलते रहें तो जो दूरी आपने तय की होगी उसी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। और पूरे ब्रह्मांड का जो है विस्तार कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है। और एक जो है पूरे और इस ब्रह्मांड में जो है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताते चलो, जो कि आपके जो है जियोग्राफी के इंटरेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ा देगी। तो ये तो इतना बड़ा ह्यूज हो गया अपने आप में अमाउंट, दूरी इतनी बड़ी ह्यूज दूरी हो गई, इतनी बड़ी जो है अविश्वसनीय दूरी हो गई। ठीक है। जिसको जो है हमारी सोच से जो परे है। तो ठीक है, तो जो जो मैंने अभी लिखा है आकाश गंगा, इस आकाश गंगा की दूरी को थोड़ा आप जान लें कि ये आकाश गंगा की ही दूरी कितनी होती है। आप ब्रह्मांड की तो अभी बाद में ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दीजिए, कि इस अगर आकाश गंगा को ही नापना है तो किस स्पीड से हम चलेंगे और कितने दिन में हम जो है इस आकाश गंगा की दूरी को जो है नाप सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, तो 100 अरब आकाश गंगाएं मिल करके जब मिलेंगी तो क्या बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा। और एक आकाश गंगा के अंदर के कितने तारे होंगे, 100 अरब तारे होंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम, ये कोई आकाश गंगा है। ठीक है। ये देख लीजिए। ठीक। एक ये आकाश गंगा है, एक ये आकाश गंगा है। ठीक। अब यहाँ पे आपको कितनी आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक। तो ऐसी ऐसी जो है, ये तो एक आकाश गंगा है, ये दूसरी आकाश गंगा है, और ये तीसरी आकाश गंगा है। यानी कि इस आकाश गंगा में भी 100 अरब तारे, इस आकाश गंगा में भी 100 अरब तारे, और इस आकाश गंगा में भी 100 अरब तारे। ठीक है। तो इस तरीके से 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो और इसी तरीके से और भी आकाश गंगाएं हैं जिनके बारे में कुछ तो हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या 100 अरब आकाश गंगा गंगा आकाश गंगाओं की जानकारी रखना हमारे लिए संभव है? जी नहीं, हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम कुछ कैटेगरी बनाते हैं। यदि कोई चीज़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, या वह वो चीज़ें जो है एक जैसी होती हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं, जो कुछ चेंजेस होते हैं उनके अंदर, तो उनको हम कैटेगरी वाइज रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टी शर्ट है। ठीक है। तो टी शर्ट हाफ भी होती है, टी शर्ट फुल भी होती है, टी शर्ट कॉलर वाली भी होती है। तो अगर हम कहें कि आपसे कि कॉलर वाली टी शर्ट को क्या करते हैं, हम कॉलर वाले जो है कैटेगरी में डालते हैं, और फुल वाली टी शर्ट को हम फुल वाली कैटेगरी में डालते हैं, और जो है राउंड नेक जैसे गोल गले की टी शर्ट है तो उसको हम गोल गले की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी बनाई जाती है। ठीक है। तो कैटेगरी चीज़ों को संभव करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि उसको और सरल करने के लिए बनाई जाती है। उसी प्रकार से आकाश गंगाओं को जो है जानने के लिए भी हमने क्या किया, कैटेगरीज बना दी हैं। तो क्या कैटेगरीज बनाई हैं, तो 1 2 और 3, यानी कि 3 आकाश गंगाओं को अगर हम जो है मिला दें, यानी कि 30 आकाश गंगाओं के समूह को जो है हम क्या को कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। ठीक है। इस हिंदी में भी इसको क्लस्टर कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको क्लस्टर कहते हैं। ठीक है। यानी कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, हम क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से और भी आकाश गंगाएं हैं, मान लीजिए ब्रह्मांड में और भी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। तो बहुत ढेर सारी ऐसे तो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं जिनको जानना क्या है, असंभव है। तो इस तरीके से जो है सबको जो है कैटेगरी वाइज कर दिया गया, यानी कि 3 3 के समूह बना दिए गए सबको, और जो 3 के समूह को जो है क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर बोल लीजिए या सुपर क्लस्टर बोल लीजिए, इसी को बोलते हैं क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। ठीक है। तो अपनी जो हमारी जो आकाश गंगा है, जो हमारी अपनी आकाश गंगा है, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये आकाश गंगा है, ये 3 नंबर की आकाश गंगा जो है, मान लीजिए कि हमारी आकाश गंगा है, और इस आकाश गंगा में जो है हमारा मान लीजिए सूर्य जो है, प्यारा सूर्य जो है यहाँ पर है। ठीक है। तो आप सोचते होंगे, बहुत से लोग सोचते होंगे कि सूर्य जो है आकाश गंगा के बीचों बीच में है। जी नहीं, आकाश गंगा के बीचों बीच में नहीं है सूर्य जो है। मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि सूर्य की जो है दूरी कि आकाश गंगा से के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। और जो है सूर्य के जो है सौरमंडल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ग्रहों की चालों के बारे में बात करेंगे, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये मान लीजिए, और ये सूर्य है, और ये सूर्य के चारों तरफ क्या है, सौरमंडल है।
ठीक है, ये सूर्य के चारों तरफ ही ये ग्रह उपग्रह क्या है घूमते हैं। ठीक, अभी मैंने आपसे बात की थी आकाशगंगा की दूरी की, ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे। ठीक, अब पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो जिसमें हम रहते हैं हमारी आकाशगंगा, जिसमें हमारी पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, हमारे जो है और भी ग्रह जो है। ठीक है, तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की मिल्की वे। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। तो क्या बोलते हैं हिंदी में, दुग्ध मेखला। ठीक है, और जो हमसे सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, जो हमसे सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसको बोलते हैं देव देवयानी। अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोमेडा। ठीक है, जो हमसे दूसरी सबसे हमसे सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसको बोलते हैं देवयानी। उसके बाद हम बोलते हैं जो हमारी तीसरी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसको बोलते हैं NGC 33। ठीक है, इसका नाम है NGC 33। ये देख लीजिएगा आप ध्यान से। ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे, या बोलते हैं दुग्ध मेखला। जो हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। हिंदी में बोलते हैं देवयानी, और इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। जो दूसरा जो है हमारे सबसे नजदीकी जो है आकाशगंगा है उसका नाम है क्या, मिल्की NGC 33। ध्यान रखिएगा। और जो एक और जो है यानी कि मान लीजिए नवीनतम, एक सबसे नवीनतम आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है, द्वार। क्या नाम है, द्वार। एक नवीनतम आकाशगंगा है। ठीक है, उस नवीनतम आकाशगंगा का नाम क्या है, द्वार। अभी जो नवीनतम एक आकाशगंगा की जिसकी खोज हुई है उसका नाम क्या है, द्वार। ठीक है, तो हमको जो है अभी जो मेन मेन हमारे लिए क्या है, तो रिपीट कर दूं आपके लिए। ठीक है, तीन जो है आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम, क्लस्टर बोलते हैं। तीन आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम, क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर बोलते हैं। तीन आकाशगंगा यानी एक दो तीन, तीन जहाँ पे जो है आकाशगंगाओं का समूह होगा तो उसको बोलेंगे क्लस्टर। ठीक है, हमारी अपनी आकाशगंगा को बोलते हैं मिल्की वे। हमसे हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा को बोलते हैं हम देवयानी या एंड्रोमेडा इंग्लिश में बोलेंगे। और हमारी दूसरी जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसको बोलते हैं हम NGC 33। ठीक है, और नवीनतम आकाशगंगा जो है, जो अभी नवीनतम खोजी गई आकाशगंगा उसका नाम क्या है, द्वार। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम आकाशगंगा की और आकाशगंगा से की दूरी की। ठीक है, तो ये सूर्य, अभी आइए अब इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सूर्य मैंने बताया था आपसे, सूर्य। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, मान लीजिए, मान लीजिए ये हमारी अपनी आकाशगंगा है। थोड़ा बड़ा बना दूँ उसको। ठीक है, ये अपनी हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे है हमारा। ठीक है, इसमें हमारा ये सूर्य जो है यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, ये जो हमारा सूर्य है। ठीक, और इसके चारों तरफ तो ये है, ये सौरमंडल है इसके चारों तरफ। ठीक, ये हमारा जो सूर्य है ये इस आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। अब आप सोचते होंगे क्या सूर्य भी किसी जो है सूर्य भी चक्कर लगाता है। जी हाँ, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है, ये अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और ग्रह उपग्रह जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। वो किसका चक्कर लगाता है, वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। आप वो वही बात हो गई, कहते हैं ना कि आप जिसको चाहते हैं उसको भी वो भी किसी को चाहता है। ये वही बात हो गई कि आप जिसको चाहते हैं वो भी किसी को चाहता है। उसी तरीके से कि हमारे उपग्रह जिसका चक्कर लगाते हैं वो भी किसी का चक्कर लगाता है। और ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सूर्य है वो किसके चक्कर लगाता है, इस आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारे ग्रह उपग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारा सूर्य जो है वो अभी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ठीक, लेकिन अब हम बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि मास्टर ये क्यों बता रहे हो कि सूर्य जो है आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। जी हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये जो है इससे आपको एक आकाश गंगा की दूरी के बारे में जब पता लग जाएगा तो आप इस चीज को आप सोच सकते हैं कि एक आकाश गंगा की दूरी जब इतनी है तो जो है एक ब्रह्मांड की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, ये सूर्य जो है, इस सूर्य की जो चाल होती है ये 250, जिस स्पीड से जिस स्पीड से जो है ये
इस आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है उस स्पीड में, वह स्पीड कितनी है, ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। समझ रहे हैं आप, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक। और इस स्पीड से चलते हुए इस पूरी आकाशगंगा को ये चक्कर जो है 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में जाकर के जो है ये पूरा करेगा। आप सोच सकते हैं, आपकी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर सूर्य जो है इसकी गति जो है ये चारों तरफ इसके घूम रहा है अपनी आकाशगंगा के, तो इस आकाशगंगा की एक दूरी को पूरा करने में इसको 25 करोड़ साल लग जाता है। यानी कि सूर्य को अपना हैप्पी बर्थडे अगर आज उसने मना लिया तो अगला हैप्पी बर्थडे उसका 25 करोड़ साल बाद आएगा। समझ सकते हैं आप कि ये आकाशगंगा अपने आप में कितनी बड़ी है। तो आप ब्रह्मांड का तो सोच ही सकते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप में कितना बड़ा होगा, ठीक है। और ऐसी ऐसी आकाश गंगा कितनी है, 100 अरब है, तब जाके एक ब्रह्मांड बनता है, ठीक है। और इस पूरी आकाश गंगा में कितने अरब तारे होंगे, 100 अरब तारे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको जो है बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गई होगी, आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझ में आ गई होगी, ठीक है। तारों के कलर समझ में आ गए होंगे। मैंने आपसे बता दिया था कि कोई तारा अगर लाल दिखता है तो वह नॉर्मल है, यदि कोई तारा सफ़ेद दिखता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम जो है जो 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 हमने पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा सा हम फटाफट रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था आपको सबसे पहले क्या नाम है कि जो अगर तारा लाल दिखता है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, अगर तारा सफ़ेद दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर जो है मीडियम होगा, यदि कोई तारा नीला दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर जी ने दी थी। जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया कि शुरुआत में ब्रह्मांड क्या था, अग्निपिंड था। ब्रह्मांड एक अग्निपिंड था जिसके अंदर क्या हुआ, जिसका घनत्व और ताप अनंत था, लेकिन आयतन क्या था, सूक्ष्म था, ठीक है। जिसके अंदर जो है कुछ समय बाद तीव्रतम विस्फोट होता है। तीव्रतम विस्फोट होने के बाद क्या बनता है, तारे बनते हैं, तारों से आकाशगंगा, आकाशगंगाओं से ग्रह और ग्रह बनते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई थी। उसके बाद हमने बात किया था कि एक आकाशगंगाएं कितनी है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं होती है, और एक आकाशगंगा के अंदर क्या कितना होता है, 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, ठीक है। मैंने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सरल भाषा में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप एक साल तक जो दूरी तय करेंगे उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। और और क्या नाम है कि तीन जो है आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, हम क्लस्टर बोलते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। हिंदी में बोलते हैं उसको दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। हमारी जो है अपनी जो है हमारी नज़दीकी आकाश गंगा का नाम क्या है, देवयानी। अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोमेडा। हमारी दूसरी सबसे जो है दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा का नाम क्या है, NGC 33, NGC 33, ठीक है, NGC 33। नवीनतम आकाशगंगा जो खोजी गई है उसका नाम क्या है, द्वार्फ आकाशगंगा, ठीक है, द्वार मंदाकिनी या द्वार आकाशगंगा, ठीक है, द्वार। उसके बाद हम क्या नाम है कि और क्या रह गया था, हाँ, सूर्य जो है इस आकाशगंगा के अंदर कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। सूर्य इस आकाशगंगा की दूरी को कितने समय में तय करता है, 25 करोड़ साल में। 25 करोड़ साल में किस स्पीड से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 25 करोड़ साल में जो है इस आकाशगंगा की दूरी को तय करता है। कि यानी सूर्य का हैप्पी बर्थडे कितने साल में आता है, 25 करोड़ साल में आता है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ गया। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।